नमस्कार प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे रासायनिक अपक्षय के बारे में। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय का। तो रासायनिक अपक्षय क्या होता है? जैसे भौतिक अपक्षय में हमने अध्ययन किया कि भौतिक अपक्षय में चट्टानों के जो मूल स्वरूप होता है उस मूल स्वरूप का विघटन होता है। बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर छोटे टुकड़ों के रूप में अथवा छोटे कणों के रूप में विघटित होने लगती हैं, लेकिन उनकी जो रासायनिक संरचना है उस रासायनिक संरचना में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जबकि रासायनिक अपक्षय में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के द्वारा शैलों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इन रासायनिक परिवर्तनों के कारण जो चट्टान होती है उस चट्टान के कण ढीले पड़ने लगते हैं और इस क्रिया को अपघटन अथवा डिकम्पोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो आपने भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय में पढ़ा था उससे विपरीत ये क्रिया है। यहाँ पर चट्टानें पहले विघटित नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ पर चट्टानों में पहले रासायनिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन होने के पश्चात सेल कण ढीले पड़कर विखंडित होने लगते हैं, उनका अपघटन अथवा डिकम्पोजिशन होने लगता है। तो रासायनिक परिवर्तन किन किन कारकों से होता है उसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। मुख्य जो कारक हैं रासायनिक अपक्षय के वह है जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं जल अपघटन अथवा हाइड्रोलाइसिस का। तो वर्षा का जल शैल पदार्थों से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अनेक अम्ल व कार्बनिक पदार्थों को घोल लेता है तथा उस घोल से नए रासायनिक मिश्रण को उत्पन्न करता है। इससे सेलों में रासायनिक परिवर्तन होता है। फलतः वह खनिज पदार्थ नए यौगिक व खनिज के रूप में बदल जाता है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे आने वाले पाठ में। इसमें भूमिगत जल के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वह मुख्य रूप से जल अपघटन के द्वारा होता है। यहाँ पर चूना पत्थर वाले जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण इसी क्रिया के फलस्वरूप होता है। ये रासायनिक क्रिया हमने यहाँ पर दे रखी है आपको। इस रासायनिक क्रिया के माध्यम से यह दिखाया गया है कि जब भी वर्षा का जल अपने साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बनिक पदार्थों को घोल लेता है तो नए मिश्रण उत्पन्न होते हैं और शैलों का यहाँ पर विघटन होने लगता है। दूसरी जो रासायनिक अपक्षय की क्रिया है वह है जल संयोजन। शैलों द्वारा जल सोखने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, जिसके कारण उसके कणों व खनिजों में तनाव उत्पन्न होता है तथा वे टूटने लगती है। जल के साथ लवण का मिश्रण होने पर कुछ अम्ल तथा क्षार भी निर्मित होते हैं। तो ये जो जल अपघटन की क्रिया थी जो हमने इससे पहले पढ़ी, जल अपघटन, उसकी विपरीत क्रिया ये है जल संयोजन। जल संयोजन में विभिन्न प्रकार की जो सेलें हैं वह जल को सोखती हैं और जल को सोखने के पश्चात उन सेलों के आयतन में वृद्धि होती है। सेलों का आकार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शैल के कणों तथा खनिजों में तनाव उत्पन्न होता है और शैलें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। तीसरी जो रासायनिक अपक्षय की क्रिया है वह सिलिका पृथक्कीकरण, डिसिलिकेशन। इस प्रक्रिया में सिलिका युक्त सेलों में जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका तत्व पृथक हो जाते हैं। सिलिकेट का जल द्वारा पृथक्करण होने से सेलें ढीली पड़ जाती हैं तथा उसका विनियोजन आसान हो जाता है। तो
ये जो प्रक्रिया है सिलिका पृथक्कीकरण, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो सेल हैं उन सेलों से एक विशेष रासायनिक विधि के द्वारा सिलिका पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है जल के संपर्क में आने के पश्चात। तो जब किसी भी सेल से कोई भी तत्व अलग हो जाता है तो अलग होने के पश्चात वह सेल ढीली पड़ जाती है और ढीली पड़ने के फलस्वरूप उस सेल का विघटन आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर जो सिलिकेट हैं उन सिलिकेटों का जल द्वारा पृथक्करण होने की वजह से मूल सेल ढीली पड़ जाती है और ढीली पड़ने के फलस्वरूप उस सेल का रासायनिक अपघटन आसानी से संभव हो जाता है। अगला जो कारक है रासायनिक अपक्षय का वह है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जल से मिलकर सेलों के खनिजों को ऑक्साइड में परिवर्तित करती है, जिससे सेलों का अपघटन होता है। आग्नेय सेलों में लोहे के ऊपर ऑक्सीकरण द्वारा जंग लग जाती है, जिससे सेलें गल भी जाती हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर जल के साथ मिलकर सेलों के विभिन्न जो खनिज पदार्थ होते हैं उन खनिज पदार्थों को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करने लगती है। और इस प्रकार से जैसे आग्नेय सेलों के ऊपर जब यही ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है तो लोहे और ऑक्सीजन दोनों क्रिया करके फेरस ऑक्साइड का वहाँ पर निर्माण होता है और आग्नेय शैलों में जंग लगने की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि आग्नेय शैलों में लोहे की अधिकता होती है। इसलिए वहाँ पर जब भी ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है तो आग्नेय शैलों में जंग लगना प्रारंभ हो जाता है और आग्नेय शैलों का विघटन आसान हो जाता है। अगली जो क्रिया है वह है कार्बोनेटीकरण अथवा कार्बोनेशन। कार्बोनेटीकरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिश्रित होकर विभिन्न कार्बोनेट उत्पन्न करती है। जैसे इससे पिछले वाले में ऑक्साइड्स उत्पन्न होते हैं ऑक्सीजन की वजह से, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बोनेट उत्पन्न होते हैं, जिससे शैलों के घुलनशील तत्व पृथक हो जाते हैं और उन घुलनशील तत्वों के पृथक होने के पश्चात सेल ढीली पड़ जाती हैं, असंगठित हो जाती हैं और उन सेलों का रासायनिक अपक्षय आसानी से संभव हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो रासायनिक अपक्षय की क्रिया है, यह रासायनिक अपक्षय की क्रिया मुख्य रूप से उन प्रदेशों में संपन्न होती है जहाँ वातावरण में आर्द्रता पाई जाती है अथवा जो सेलें मौजूद होती हैं धरातल पर वो सेलें घुलनशील हों। तो जहाँ पर जल की अधिकता होती है, ऐसे जल की अधिकता अथवा आर्द्रता की अधिकता होती है, ऐसे प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय की क्रिया अधिक प्रभावी होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जैविक अपक्षय के बारे में। धन्यवाद।